गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षकविद और सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन से शुरू हो जाता है। सच बताएं तो जीवन की नींव से ही शुरू हो जाता है। सच बताएं तो बीज से ही शुरू हो जाता है और उसका नाम है संघर्ष। और हमारे विषय का नाम है आज संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। इन जनरल लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों के मुख से ये शब्द मैंने सुने, लेकिन हम उसे आज नए परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहते हैं। हम बताने चाहते हैं कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल फिनोमेना, एक प्राकृतिक घटना है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने अगर कभी देखा हो कि तमाम वनस्पतियों के जो बीज हैं वो एक खोल में बंद होते हैं। एक दिन अचानक मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला तो हमारे ऑफिस के बाहर एक सैमल का पेड़ है। उसकी एक मोटी सी फली रैंप पे पड़ी थी। मैंने उसे उठा लिया तो मैंने उसे तोड़ के देखने की कोशिश की कि इसका बीज कैसा होता है। आप लोगों ने भी शायद देखा हो, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गया। उस फली में सारे बीज सिस्टेमेटिक ढंग से लगे हुए थे और उन सारे बीज के नीचे और ऊपर और साइड में रुई लगी हुई थी। उस फली में प्रकृति का संपूर्ण रचना मुझे नजर आई। मुझे लगा कि ईश्वर, प्रकृति, ये समष्टि बीज को कितना सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। हर बीज के ऊपर एक खोल तो होता ही है, लेकिन सैमल की उस फली से मुझे प्रतीत हुआ कि उस बीज को सुरक्षित रखने के लिए भी प्रकृति ने चारों तरफ उसके रुई लगा रखी थी और उसके ऊपर एक फली से उसे बंद कर रखा। अर्थात अब प्रकृति में ऐसा तो कुछ साधन नहीं है कि उसके एक एक बीज को निकाल के कोई अलग अलग बोएगा। जंगलों में, प्रकृति में, वन में तो यह है कि पूरी फली वो नीचे गिरी, वो फली में फिर कभी आंधी आएगी, तूफान आएगी और वो मिट्टी से ढक जाएगी। मिट्टी से ढक जाएगी तो फिर वो फली गलेगी पहले, फिर उसकी रुई गलेगी और उसके बाद फिर बीज तक बात पहुंचेगी। प्रकृति का हर बीज अपने को सुरक्षित रखना चाहता है। ये भाव अलग है कि वो अंकुरित होकर एक वृक्ष बनने की इच्छा रखता है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखना चाहता है। और जब कोई भी बीज पृथ्वी में होता है और पृथ्वी में जब उसे हीट मिलती है तो पृथ्वी या प्रकृति या समष्टि उसे अंकुरित करने का प्रयास करती है और बीज संघर्ष करता है अपने को सुरक्षित रखने के लिए। और एक दिन उस संघर्ष में प्रकृति जीत जाती है और जब प्रकृति जीत जाती है तो फिर बीज प्रसन्न होकर अंकुरित हो जाता है और अपना सफर शुरू करता है। वो चाहे मनुष्य का वीर्य कण हो जो डिंब से जाके क्रिया करता है और जीवन की शुरुआत करता है, चाहे वो किसी वनस्पति का बीज हो, जैसे ही अंकुरण शुरू होता है वैसे ही जीवन का संघर्ष शुरू हो जाता है। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक क्रिया है, कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन जब
स्थितियां, परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हुई। जब स्थितियां और परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हों तो निश्चित रूप से संघर्ष शुरू होता है। आपने देखा होगा नदी में दो तैराक तैर रहे हैं। एक तैराक नदी के बहाव के साथ तैर रहा है और एक एक नदी की जो बहाव है उसके विपरीत तैर रहा है। जो नदी की धारा के साथ तैर रहा है उसे कोई संघर्ष करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है। वो नदी की धारा के साथ आराम से तैरता हुआ जा रहा है, नदी की स्पीड से तैरता हुआ जा रहा है, बिना हाथ पैर हिलाए। केवल उसे इतना सा प्रयास करना पड़ रहा है कि वो अपने शरीर का संतुलन बनाए रखे। बाकी सब नदी कर रही है। और जो नदी का लक्ष्य है, अगर उसी का लक्ष्य है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो नदी का भाव उसे ले जाएगा वहां तक जहां तक नदी जाएगी, बिना किसी संघर्ष के। लेकिन नदी की भाव के विपरीत दिशा में जो तैराक तैर रहा है तो उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, उसे जबरदस्त संघर्ष करना पड़ रहा है। अर्थात संघर्ष का अर्थ हुआ कि जब भी हम विपरीत परिस्थितियों में काम करने का प्रयास करते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरह अगर सपोज हम संघर्ष का संधि विच्छेद करें तो शाब्दिक अर्थ जो भी कुछ हो, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि संघर्ष दो शब्दों से बना है, संघ और घर्षण, घर्ष, संघर्ष, संघ और घर्ष। संघ माने साथ और घर्ष माने घर्षण, यानी कि विरोध। अर्थात हमारे साथ जो भी है, चाहे वो परिस्थिति है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो समष्टि है, चाहे वो प्रकृति है, जो भी कुछ है, जब हम उससे उसके विपरीत काम करते हैं, अर्थात वो प्रकृति कुछ चाहती है और हम उसके विपरीत जाके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसके साथ एक संघर्ष होता है, एक घर्षण होता है। और घर्षण तभी होगा जब हम विपरीत दिशा में काम करेंगे, यानी कि उसकी इच्छा के खिलाफ काम करेंगे। तो संघर्ष का अर्थ यह है कि जो भी परिस्थितियां हैं उनके विपरीत जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ता है, तो उससे घर्षण होगा। घर्षण होगा तो निश्चित रूप से ऊर्जा पैदा होगी। अब मैं एक बात और बहुत महत्वपूर्ण आपको बता देना चाहता हूं, फिर अपने असली टॉपिक पे आऊंगा। ये जो संघर्ष शब्द है ये सामाजिक शब्द है। आध्यात्मिकता में अगर हम संघर्ष की बात करें तो यकीन मानिए हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। सामाजिकता में जब हम संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। हम कुछ प्राप्त करने के लिए ही संघर्ष करते हैं। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो प्रकृति, जो समष्टि, जो परिस्थितियों की विपरीत जाके कुछ संघर्ष करके, कुछ मेहनत करके, कुछ घर्षण करके हम प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि संघर्ष, जो सामाजिक संघर्ष है, उसमें मेरी कोई भूमिका है, मेरा कोई अस्तित्व है, मेरा कोई अहंकार है, मैं हूं, ये भाव निश्चित रूप से आता है। लेकिन आध्यात्मिकता में बिल्कुल विपरीत है। आध्यात्मिकता में संघर्ष की कोई जगह नहीं है। आध्यात्मिकता में अगर आप कुछ भी पाना चाहते हो तो मैं खत्म करना पड़ता है। यानी कि संघर्ष करके जो प्राप्त करना चाहते हैं, प्रकृति के रहस्य को, समष्टि के रहस्य को, ईश्वर को, जो भी आप कहें, वो बहुत मुश्किल काम। मैं गिराना ही पड़ता है, अहंकार गिराना ही पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। अर्थात संघर्ष से नहीं मिलता ईश्वर, संघर्ष से नहीं मिलता ईश्वर का रहस्य, समष्टि का रहस्य, प्रकृति का रहस्य। उसे अगर प्राप्त करना है तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। इसलिए
दो समीकरण है बहुत साफ सी। एक समीकरण है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है सामाजिकता में, और समर्पण ही सफलता की कुंजी है आध्यात्मिकता में। अर्थात आध्यात्मिक रूप से आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ प्राप्त होना चाहते हैं, तो आपको समर्पण करना पड़ेगा, आपको संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। और दुनिया में 99.9% लोगों ने समर्पण करके ही ईश्वर को प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, समष्टि के रहस्य को जानना है, प्रकृति के रहस्य को जानना है। 0.1% ही लोग हैं जो हठ धर्म से या ज्ञान के आधार पे ईश्वर को जानने में सक्षम हुए। उन्होंने, दार्शनिक तो ये कहते हैं कि लास्ट में उन्होंने भी समर्पण किया। वो लड़ते रहे, सब कुछ अपना अहम बरकरार रखना, अपना मैं बरकरार रखा, लेकिन अंत में उन्हें भी समर्पण करना पड़ा। लेकिन अगर हम ये मान भी लें तो उनकी प्रतिशतता 1% से ज्यादा नहीं हो सकती, बल्कि 0.1% हो सकती। लेकिन सामाजिकता में ऐसा नहीं। सामाजिकता में बिल्कुल उल्टा है। सामाजिकता में समर्पण से काम नहीं चलता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष ये है कि हमने बताया कि एक जो बीज है, जो उसकी इनिशियल स्टेज है वनस्पति के बीज की, वो भी संघर्ष से ही अंकुरित हो सकता है, बिना संघर्ष के अंकुरित नहीं होगा। संघर्ष नहीं करेगा तो बीज ऐसे ही पड़ा रहेगा, अंकुरित नहीं होगा, वृक्ष में तब्दील नहीं होगा। ऐसे ही मनुष्य जैसे ही अपना अस्तित्व स्वीकार करता है माँ के गर्भ में जैसे ही वो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, वहीं से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है और जीवन भर संघर्ष करता है, जीवन भर संघर्ष करता है। अब जीवन भर संघर्ष करता है तो हमने बताया कि जैसे नदी की विपरीत दिशा में हम संघर्ष करते हैं, पहाड़ पे चढ़ना है जैसे हम संघर्ष करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं। नदी तो बह रही है पूर्व में, हम जाना चाहते हैं पश्चिम में, तो निश्चित रूप से हमें संघर्ष करना पड़ता है। पहाड़ से उतरना तो आसान है, एक पत्थर भी आप लुढ़का देंगे पहाड़ की चोटी से तो जमीन पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन पहाड़ पे चढ़ना प्रकृति के विपरीत है, हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो हम सामाजिक संघर्ष की बात कर रहे थे। सामाजिक संघर्ष में एक बात बहुत महत्वपूर्ण, संघर्ष में जो मैं बात करना चाहता हूं, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बिना संघर्ष के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन संघर्ष में जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, जो पीछे हटना नहीं जानते, जो एडजस्टमेंट नहीं जानते, उनके लिए संघर्ष व्यर्थ बन जाता है। उसे संघर्ष नहीं कहते, फिर उसे अड़ियलपन कहते हैं। दुनिया के जितने भी युद्ध योद्धाओं ने जीते हैं, वो उन्हीं योद्धाओं ने जीते हैं जिन्हें पीछे हटना भी आता है, यानी कि युद्ध नीति जो जानते हैं। संघर्ष में जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो निश्चित रूप से युद्ध जीतते हैं, वो सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबल होना बहुत आवश्यक है। अगर हम संघर्ष कर रहे हैं और उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़े तो हमें हटना चाहिए। लेकिन इस दुनिया का विकास, इस संसार का विकास, इस प्रकृति का विकास, जो भी आज तक विकास हुआ है, उसकी नींव में संघर्ष। हम जैसे उदाहरण के तौर पर लें कि महाभारत का युद्ध हुआ भारत की जमीन पर। उस समय बहुत सारे ऐसे वेपन्स थे हमारे पास कि जो दुश्मन का नाश करने के बाद फिर हमारे तर्कस में आ जाते थे। कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, या अर्जुन के पास बहुत सारे ऐसे तीर थे, ऐसे बाण थे कि जो संहार करके भी वापस आ जाते थे। कर्ण के पास भी ऐसा बहुत कुछ था। बहुत सारे शस्त्रों का जिक्र आता है कि वो
हमारी जो आधुनिकता थी, हमारा जो वैज्ञानिक विकास था, वो इतना बड़ा था कि उसमें वो शस्त्र आज तक प्राप्त नहीं हुए। आज तक हम शस्त्रों को प्राप्त नहीं कर पाए जो महाभारत के युद्ध में थे। तो एक लेखक का तो ये कहना है कि अगर महाभारत के युद्ध भारत की धरती पे और 10 हुए करते, और 10 होते, और 10 महाभारत हुए होते, तो निश्चित रूप से भारत का विकास आज की अपेक्षा बहुत ज्यादा हुआ होता। और उसका तर्क ये है कि बहुत जो 2 विश्व युद्ध हुए, उन दोनों विश्व युद्धों में जो सबसे ज्यादा नुकसान जिन देशों को हुआ, वो देश आज सबसे ज्यादा उन्नत। और हम अगर इतिहास की बात छोड़ दें, हम अतीत की बात छोड़ दें, हम प्रेजेंट की बात करें, हम वर्तमान की बात करें, तो आज भी आप और हम सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं ना कोरोना के साथ, कोविड के साथ। आपको नहीं लगता कि पूरे विश्व की, पूरे देश की व्यवस्था बदल गई है? हमने बहुत कुछ सीखा है। वो टेक्नोलॉजी जो शिक्षक को बताते हुए गवर्नमेंट थक गई, एनजीओ थक गई, बहुत सारे लोग थक गए कि आप ये सीख लो और ये आपके काम आएगी, वो शिक्षक ने नहीं सीखा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सीखा। लेकिन जब सिर पे आ पड़ा और कहा गया कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो उन्होंने वो सब टेक्नोलॉजी सीखी जो उनके लिए आवश्यक थी, जो उसके बगैर काम नहीं चल सकता था। सारी परंपराएं बदल गई। गृहिणी थैला लेके जाती थी मार्केट में सामान खरीदने के लिए, अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऑनलाइन आप ऑर्डर करेंगे, आपके घर में सामान आ जाता है। थोड़ा सा कुछ हुआ, पेट में दर्द, कान में दर्द, तुरंत दौड़े जाते थे डॉक्टर के पास। अब कोई नहीं जाता। अब दादी अम्मा से पूछते हैं मेरे कान में दर्द हो रहा है, दादी अम्मा कहती है कि तुलसी के पत्तों का रस निचोड़ के कान में डाल लो, ठीक हो जाओ। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूं कि जीवन में जो संघर्ष है वो हमें बहुत सिखाता है। सच बताएं तो हमारा विकास संघर्ष ही करता है। हाँ, ये बात अलग है कि संघर्ष में हम कुछ खोते नहीं है, जैसे पूरे विश्व ने अपनी अर्थव्यवस्था खो दी है। लेकिन निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में जो कमजोरी आई है, अर्थव्यवस्था में जो कमी आई है, अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई है, कुछ ना कुछ ऐसे साधन निकलेंगे कि हम अर्थव्यवस्था को फिर पटड़ी पे ला सकें। और जब हम उन साधनों के बीच काम करेंगे तो हो सकता है कि जो पिछली अर्थव्यवस्था थी उससे बेहतर अर्थव्यवस्था हमारे पास। मैं एक छोटी सी कहानी से आपकी अपनी बात स्थापित करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आध्यात्मिकता में संघर्ष का क्या अर्थ है और सामाजिकता में संघर्ष का क्या अर्थ है। एक छोटा सा किसान था, छोटी सी भूमि थी उसके पास, बहुत मेहनत करता था। वो चाहता था कि मेरे पास छोटी सी जमीन है, कोई बात नहीं, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इसमें उतनी पैदावार कर लूं कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। इसलिए लगा रहता था, रात दिन खूब मेहनत करता था। लेकिन कई बार जो ओलों का समय नहीं था, जो बारिश का समय नहीं था, उसमें बारिश हो जाती थी, उसमें ओले हो जाते थे। जो सूखे का समय नहीं था, बरसात होती थी, उसमें सूखा पड़ जाता था। यानी कि जो उसकी फसल को जो चाहिए, जो समय उपयुक्त, जो वातावरण चाहिए, जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो मौसम चाहिए, उसे नहीं मिलता था। वो एक दिन बहुत गुस्से में नाराज हो गया, ईश्वर को गाली देने लगा, भरपेट गाली दी। और पता नहीं आपके यहाँ होता है नहीं, पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश साइड में कहते हैं कि वो पेट में पल्ला दे के गाली देना, यानी कि हृदय से गाली देना। तो वो हृदय से गाली दे रहा था। अब कोई हृदय से किसी को चाहे पुकारे, वो गाली दे के पुकारे या प्रेम करके पुकारे, उसे प्रकट होना ही पड़ता है। अब वो हृदय से गाली दे रहा था, तो हृदय की आवाज तो परमात्मा तक, ईश्वर तक पहुंचनी थी, वो पहुंच गई। ईश्वर मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए, बोले
बहुत गालियां दी हैं तेने मुझे, बता क्या चाहता है। बोले मैं कुछ नहीं चाहता, मैं छोटा सा किसान हूं, मेरे पास छोटी सी जमीन है। कभी आप ओले गिरा देते हो तो कभी सूखा पड़ा देते हो, कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत रुष्ट हूं आपसे। उसने कहा चाहता क्या है? चाहता यह है कि तुम मुझे अपनी पावर दे दे एक फसल के लिए, फिर देख मेरी फसल क्या फसल उगती है, मैं बताऊंगा। तेरे से तो तरीका ही नहीं आता संसार को पालने का, अन्न उत्पादन करने का। मैं तुझे तरीका सिखाऊंगा। बैठा है वहां स्वर्ग में, तुझे कुछ नहीं पता, मैं खेत खेत में मेहनत करता हूं, मुझे पता है। ईश्वर मुस्कुराया और उसने कहा अच्छा तथास्तु, तू जो चाहेगा वो होगा। उसने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, अब देखना तू। उसने गेहूं की फसल लगाई और जैसे जैसे गेहूं की जरूरत होती थी, वो पानी की जरूरत होती थी तो कहता था बारिश होनी चाहिए, तो बारिश होने लगती थी उसके खेत। वो जैसा वो चाहता था कि अब गेहूं मेरा पकने को आ गया, अब गर्मी ज्यादा चाहिए, तो कहता था धूप पड़नी चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तो इतना टेम्परेचर हो जाता था। जो भी गेहूं की फसल को जो उपयुक्त समय था, जो वो मौसम उपयुक्त था, उसकी वो भावना करता था और वो सब मिल जाता था उसे। लहला गई पूरी फसल, ऊंची ऊंची हो गई फसल, हरी भरी फसल, खेत भरा हुआ, कंप्लीटली आनंद से भरपूर किसान। और जब पक गई फसल तो उसने फसल को काट लिया। और जब फसल को काटने के बाद उससे जो गेहूं निकालने का प्रोसेस होता है, वो निकालना शुरू किया तो उसमें एक भी गेहूं नहीं था। फसल तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसकी जो बालियां थी उनमें गेहूं ही नहीं था। तो रोने लगा बैठ, ये क्या हो गया। और रोया भी तो फिर दिल से ही रोया, क्योंकि इतनी मेहनत और सब करने के बाद परिणाम तो कुछ भी नहीं निकला। ईश्वर को फिर प्रकट होना पड़ा। उसने कहा क्या, अब क्या हुआ? जो आपने कहा था वो सब कुछ हुआ ना, आपने जो मांगा वो सब दिया ना, मैंने तो पूरी पावर दे दिया। मैंने कहा जैसे आप फसल अपनी पैदा करना चाहते हैं वैसे कीजिए, अब क्या दिक्कत है? बोले इसमें तो दाना ही नहीं है। तो ईश्वर को कहना पड़ा कि बिना संघर्ष के प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। तेरी फसल को कोई संघर्ष तो करना ही नहीं पड़ा, इसलिए उसमें दाना नहीं है। मैं जस्ट इस कहानी से एक बात स्थापित करना चाहता हूं शिक्षकों में। मैं शिक्षकों में ये स्थापित करना चाहता हूं कि बच्चे को, चाहे वो अपना बच्चा हो या विद्यार्थी हो, अगर बिना संघर्ष के बहुत सुविधाजनक तरीके से सब कुछ उसे हो गया तो निश्चित रूप से वो जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपका विद्यार्थी, आपका शिक्षार्थी जीवन में आगे बढ़े, तो संघर्ष करना उसे सिखाना ही पड़ेगा। और संघर्ष का जैसे मैंने डिफाइन किया कि जब भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, विपरीत परिस्थितियां तो रोज होती हैं, विपरीत परिस्थितियां तो होती हैं कि सुबह हम उठना ही नहीं चाहते, हम सोते रहना ही चाहते हैं। अम्मा हमारी 5 बजे आके उठा देती हैं, उठ के पढ़ो या उठो, नहाओ धो, स्कूल जाओ। ये भी संघर्ष है ना एक। प्रकृति तो कहती है तू सोया है। तो हमें जब भी विपरीत परिस्थितियों के अगेंस्ट कुछ करना पड़ता है अपने आधार पे, तो हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बेहतर प्राप्त करते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं। मैं आध्यात्मिकता की भी एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी वो बात की, सफलता की कुंजी है संघर्ष, सफलता की कुंजी है सामाजिकता में, कि आध्यात्मिकता में नहीं है। आध्यात्मिकता में दूसरी तरह की बात है। तो वो भी मैं थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक बार गुरु नानक किसी सूफियों के गांव में पहुंचे, जिसमें बड़े विद्वान लोग थे, सूफी लोग थे। और गुरु नानक अपने शिष्य मर्दाना के साथ गांव के बाहर ठहर गए।
जब सूफियों का जो नेता था, जो मुखिया था, उसे पता चला कि गुरु नानक मेरे गांव के बाहर आए हैं, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा? कि उन्होंने एक गिलास दूध से भरा हुआ, जिसमें कुछ भी अगर डालेंगे आप तो नहीं समाएगा, वो भरा हुआ गिलास भर के गुरु नानक को भेज दिया। और गुरु नानक ने वहीं जहां ठहरे हुए थे, वहीं एक छोटा सा फूल खिला था, सुंदर सा, बहुत छोटा सा फूल, उसे तोड़ के उस गिलास पर डाल के कहा कि इसे वापस ले जाओ और अपने जो मुखिया है उसे दे देना। जो व्यक्ति दूध का भरा हुआ गिलास लाया था, उस गिलास में जो फूल, एक छोटा सा फूल गुरु नानक ने डाला, वो उसे वापस लेके चला गया और जाके मुखिया को दे दिया। और मुखिया मुस्कुरा के उस गिलास को रख लिया। ये जो प्रक्रिया हो रही थी, इसे मर्दाना देख रहा था गुरु नानक का जो शिष्य था। शिष्य तो वो ही है जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें जिज्ञासा नहीं है वो शिष्य है ही नहीं। महान व्यक्ति वो बना है जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें कुछ जानने की इच्छा है। तो मर्दाना ने पैर छूते हुए गुरु नानक से पूछा कि मैं समझा नहीं, उसने दूध का गिलास भेजा था और आपने उस पर एक छोटा सा फूल डाल के भेज दिया, क्या वो कहना चाहता था? उसने दूध का गिलास आपके शायद पीने के लिए भेजा था और आपने उसमें फूल डाल के वापस भेज दिया, मेरी समझ से परे है, जरा मुझे समझा दो। तो गुरु नानक मुस्कुराते हुए बोले कि मुखिया ने एक मैसेज भेजा था, इस गांव में बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सूफी हैं, मुझे किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमारा गिलास भरा हुआ है, हमारा गांव भरा हुआ है, और मैंने उसमें एक हल्का सा फूल डाल दिया कि मैं तो उस फूल की तरह हूं जिसमें कोई वजन नहीं है, मुझे स्पेस ही नहीं चाहिए, मुझे जगह ही नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही गांव के बाहर झोपड़ी में पड़ा रहूंगा, मुझे कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, मैं तो भारहीन हूं, मैं ऐसे ही गांव के बाहर पड़ा रहूंगा। ये मैसेज मैंने वो छोटा सा फूल डाल के उसे भेज दिया। और जैसा कि उस संदेश वाहक ने भिजवाया था कि मुखिया ने वो जब गिलास देखा तो मुस्कुराया, वो इसलिए मुस्कुराया कि हमसे बड़ा सूफी आ गया है कोई। तो आध्यात्मिकता में समर्पण महत्वपूर्ण है, संघर्ष महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने दोनों कहानियां आपको बता दी। सामाजिकता में अगर हम संघर्ष नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्राप्त नहीं करते, और हम आध्यात्मिकता में अगर संघर्ष करते हैं तो हम कुछ प्राप्त नहीं करते। आध्यात्मिकता में समर्पण की आवश्यकता है और सामाजिकता में संघर्ष की आवश्यकता है। पता नहीं आपने कभी देखा है नहीं देखा है, लेकिन एक ऐसा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि उसे जरूर देखना। उसके वीडियो भी उपलब्ध हैं, यूट्यूब में जाएंगे तो प्यूपा के नाम से, या जो बटरफ्लाई है उसका एक वीडियो भी है, उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जो बटरफ्लाई है वो एक प्यूपा से निकलती है, एक पूरा कवर होता है जिसमें वो बच्चा अंदर होता है। उस बच्चे को कोई नहीं सिखाता उससे बाहर कैसे निकलना, वो संघर्ष करती है उससे बाहर निकलने के लिए, वो संघर्ष करती है उससे बाहर आने के लिए, और बहुत संघर्ष करती है, और जब वो बाहर निकल के आती है तो एक तितली के रूप में आती है, एक बच्चे के रूप में नहीं आती बल्कि एक तितली के रूप में आती। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन में संघर्ष करने के बजाय और कोई रास्ता नहीं है सफलता प्राप्त करने का। इसलिए आज के सेशन में मैं केवल यही बात आपसे करना चाहता था कि हम बच्चों में कुछ, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि सामाजिकता में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो संघर्ष पहला रास्ता है, संघर्ष के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो कर दो, आपको वो वीडियो हमें उपलब्ध हो गई है, मैं उसे दिखवा देता हूँ आपको, तितली की। मैं बात कह रहा था कि शिक्षक को हम ये निर्देश वो देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं
कि बच्चों में वो क्रिएट करें कि बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी नहीं है। और मुझे ये कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि मूल रूप से मनुष्य जो है वो बहुत आलसी है, वो कुछ करना नहीं चाहता, बीज ही आलसी है। आप वनस्पति का बीज भी देखें, अगर वैसे ही उसे डाल दें तो वो खुद जाके जमीन में घुसने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता है जमीन में घुसूंगा तो अंकुरित होना पड़ेगा, अंकुरित होना पड़ेगा तो फिर वृक्ष बनना पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य भी पैदा होके अगर आप देखें तो प्रकृति उसे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिखाती है, लेकिन खुद सिखाने के लिए शिक्षक को उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शिक्षक जो उसमें सम्मिलित करना चाहता है चीजों को, वो निश्चित रूप से वो क्रिएट कर रहा है कि वो संघर्ष करे अपने जीवन में उसे संघर्ष करना ही सिखाते हैं, और तभी सफलता की तरफ उसे अग्रसर कर सकता है। तो शिक्षक की ये बहुत बड़ी भूमिका है कि वो बच्चे को बहुत सूटेबल वातावरण, जो उसके अनुकूल वातावरण है, उसमें उसे ऐसा ना, कोई भी माँ बाप चाहे अभिभावक हो चाहे शिक्षक हो, अगर हम अपने बच्चों को बहुत अनुकूल वातावरण देते हैं, हम देखते हैं कि वो सब कुछ उसे कंफर्टेबल जोन में वो जीना शुरू करे, तो यकीन मानिए कि वो एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता है। सफल व्यक्ति वही बनते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। मैं एक बार अपने एक सेशन में, एक लेखिका है लुइस, एक मिनट, लुइस की बात कर रहा था। 7 साल की उम्र से उन्होंने संघर्ष किया, 7 साल की उम्र से उन्होंने संघर्ष किया। उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैं इस कंफ्यूजन में हूं कि अपने पिता से उत्पन्न बच्चों को अपने भाई बहन समझूं या अपनी माँ से उत्पन्न बच्चों को अपना भाई समझूं। मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन जब उन्होंने अपनी जीवन यात्रा लिखी, उस पूरी बुक को लिखा, हाउ टू हील योर लाइफ, तो उसकी सबसे ज्यादा प्रीतियां संसार में बिकी, करोड़ों की संख्या में कॉपीज उसकी बिकी। संघर्ष से ही व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, संघर्ष के बाद ही अपने अनुभवों को आधार बना के वो बांट सकता है, मेरा ऐसा मानना है। आज हम इतनी बात करेंगे, इतना ही समय था हमारे पास, और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि शिक्षकों के बीच हम प्रतिदिन एक भाव लेके आते हैं, एक अंतर्मन में जो भाव उठता है कि इस विषय में जो है शिक्षकों को बताया जा सकता है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि पूरी भावनाओं के साथ आप तक अपने विचार पहुंचाने का प्रयास करूं। आप सब लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आत्मसात करते हैं। आत्मसात करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को निश्चित रूप से कुछ बेहतर बना पाएंगे। आप बेहतर बनेंगे तो हमारा विद्यार्थी, शिक्षार्थी, अगली पीढ़ी बेहतर बनेगी। अगली पीढ़ी अगर बेहतर बनेगी तो देश बेहतर बनेगा। इसी भावना के साथ प्रतिदिन मैं आपके साथ आता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ, जो मैंने अभी तितली की बात की थी कि उसका बच्चा किस तरह से निकलता है, वो वीडियो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। तो जो हमें सहयोग कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो वीडियो जरा दिखा दें। आप देखिए स्क्रीन पे, वो वीडियो आपको दिखाई देगी।
आपने देखा है कि किस तरह से एक तितली का बच्चा कितने संघर्ष के बाद अपने उस बंधन से मुक्त होता है जिस बंधन में प्रकृति ने उसे बांधने का प्रयास किया था, लेकिन उसे किसी ने सिखाया नहीं। इसलिए संघर्ष, परिस्थितियां आपको सिखाती हैं कि परिस्थितियां अगर आपके विपरीत हैं और आप उन्हें तोड़ के, उन बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। निश्चित रूप से आप उन सारे बंधनों को तोड़ते हुए सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रयास तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अर्थात हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें तो संघर्ष करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है इस सेशन। हाँ बोलिए। क्वेश्चन है, लेकिन आज के युग में उल्टा है, चापलूसी करो तरक्की पाओ। जो मेहनत करता है, काम करता है, उसे सिर्फ काम के वक्त में ही याद किया जाता है और मतलब उसे यूज किया जाता है। कौन है, क्या नाम है? पलाश चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय का जी का एक क्वेश्चन आया है। चट्टोपाध्याय नीचे बना रहा है। बाबा का बात मानता था, बोली ईटा और टुकड़ा ईटा तो था आपका। आप कृपया अपना फोन म्यूट कर लें। तो अभी एक क्वेश्चन आया रिटिन में, किसी ने भेजा है कि सर आज तो जमाना उल्टा है, जो चापलूस लोग हैं उनका प्रमोशन हो जाता है, उनसे खुश रहते हैं लोग, और काम के वक्त ही लोग याद करते हैं, और बाकी जो है उन्हें प्रमोशन, काम करने वालों को काम के वक्त याद करते हैं और प्रमोशन और उन्हें अप्रेजल उन्हें मिल जाते हैं। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। मेरे साथ 400 से ज्यादा ट्रेनर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में 35 स्टेट में काम करते हैं, और ऐसा नहीं है, उनमें तमाम तरह के लोग हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद इस क्वेश्चन के आधार पर व्यवहार करते हैं और चाहते हैं कि सर की नजरों में मैं बेहतर बना रहा हूँ, और कुछ लोग हैं जो बहुत कर्मठता से काम करते हैं। यकीन मानिए, जब प्रमोशन का समय आता है, जब अप्रेजल का समय आता है, तो उन्हीं लोगों को अप्रेजल मिलता है जो काम करते हैं, जो संघर्ष में विश्वास रखते हैं। आज मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरी एक ट्रेनर थी, सालोनी नाम था उसका, मथुरा की रहने वाली थी, ये उत्तर प्रदेश में। एक बार उसे सेशन लेने जाना था। सेशन लेने जाना था तो जहां से उस गांव में या ब्लॉक में जहां जाना था, वहां उसे पता चला कि वहां तो कोई साधन ही नहीं है। सर्दी का समय था, पैंट कोट पहने थी और साधन नहीं था। उसके हाथ में बंडल भी था। अगर 100 टीचर्स हैं तो 100 या 50 किताबों का बंडल भी उसके हाथ में था। उसने देखा कि एक बैलगाड़ी जा रही थी, तो उसने उस बैलगाड़ी वाले से कहा कि अंकल मुझे वहाँ उस गांव तक जाना है, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा मैं उसी गांव में जा रहा हूँ, पर आप यहाँ क्या इसमें कैसे बैठेंगे बैलगाड़ी में? बोले वो आप छोड़िए, आप मुझे छोड़ देंगे ना वहां तक? बोले हाँ मैं वहां तक छोड़ दूंगा। वो बैलगाड़ी में खड़े होके गई और जाके सेशन लिया। उसने ये बात शेयर की मेरे से कि सर आज ऐसे ऐसे घटना घटी। अब वो एट प्रेजेंट हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ घर की परिस्थितियां, कुछ ऐसा था कि उन्हें संस्था छोड़नी पड़ी, अभी हमारे साथ काम नहीं। लेकिन आज अगर मैं आप लोगों से इस बात का जिक्र कर रहा हूं तो निश्चित रूप से इसीलिए कर रहा हूं कि उन्होंने संघर्ष करने के बाद अपना कर्तव्य पूरा किया। वो चाहती तो वहां से एक फोन कर सकते थे कि यहाँ से कोई साधन उपलब्ध नहीं है, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। जो वहाँ 50-100 टीचर्स इकट्ठे हुए थे वो निराश होकर अपने घर चले जाते, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और वहां तक पहुंचे। इसीलिए याद कर रहा हूँ ना इतने दिनों के बाद। इसलिए
अगर किसी का ये कथन है और मानना है कि केवल शब्दों और बटरिंग के आधार पे, चापलूसी के आधार पे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल गलत। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है जीवन में, हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दूसरे आधार पे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का तो एक ही पायदान है, वो है कि आपको मेहनत करके आगे जाना पड़ता है। आप मेहनत करते हैं, आप संघर्ष करते हैं, तो ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मान्यवर जो आपका भाव था कि वो लोग आगे बढ़ते हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं। खासकर मैं जिस संस्था में हूं, वहां कोई भी एक व्यक्ति भी, एक सदस्य भी आपसे सहमत नहीं होगा। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ सब मेहनत में और संघर्ष में विश्वास रखते हैं। इसलिए शायद भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंदो सोसाइटी एक एनजीओ होते हुए भी आज शिखर पे है। उसका कारण केवल और केवल एक ही कारण है कि सब लोग मेहनत में विश्वास रखते हैं, सब लोग संघर्ष में विश्वास रखते हैं, सब लोग ईमानदारी से अपने काम के प्रति भाव रखने का प्रयत्न करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैं माफी चाहूंगा जिन्होंने क्वेश्चन किया है, उनकी भावनाओं को ठेस लगी हो, लेकिन सच्चाई तो यही है जो मैं बता रहा हूं। आज क्या बात है, सूर्य प्रकाश जी, पुष्पा जी सब चुप बैठे हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्यों बैठे हैं चुप? ये क्योंकि इसलिए बैठे हैं कि ये लोग सब संघर्ष में विश्वास रखते हैं जी और मेरी बात से सहमत हैं कि बिना संघर्ष के आप शिखर तक नहीं पहुंच सकते। जी, या सर, मैं तो आपका समर्थन करती हूँ कि बगैर संघर्ष का कुछ काम हम कर नहीं सकते। और जब हमारी इच्छा नहीं होगी पढ़ाने की, तो बच्चे तो सर स्वभाव से चंचल होते हैं, वो खुद पढ़ना चाहेंगे नहीं। अभी जैसे आपने बोला, मैं साइंस पढ़ाती हूँ, 6ठी क्लास में मुझे पढ़ाना है बच्चों को बीजों में अंकुरन। तो सर आपने जो भी बताया उस किताब में, जो मैंने बच्चे को बताया, उससे बिल्कुल मतलब वही बातें हैं जो आपने मुझे बताई या लोगों को बताई। तो सर ये तो सही बात है कि जो बच्चा हो या अथवा बीज जो पूर्ण रूप से अच्छा होगा, विकसित होगा, वही आगे जाके वृक्ष बनेगा। और आपने तितली की जो एक चित्र हम लोगों को दिखाया, मैंने देखा कि उस तितली ने काफी संघर्ष किया सर, बहुत संघर्ष देख रही थी और थोड़ा सा मतलब अपने आप में रोमांच महसूस हो रहा था कि बाप रे कितना मतलब ये कोशिश कर रही है। तो हम लोग तो एक मानव जाति के लोग हैं, तो हम तो उससे अधिक बुद्धिजीवी हैं। और जैसे मान लिया जाए कोई भुना हुआ बीज ऐसा, तो वो अंकुरित नहीं होता, उसके जल की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, और वायु की भी आवश्यकता होगी, प्रकाश की आवश्यकता होगी। ऐसे नहीं कि हम मतलब आपने ठीक कहा कि कहीं पे बीज को रख दूंगा तो वो अपने से आप उग नहीं सकता है, यानी उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी तभी वो अंकुरित होगा। और वो तो शिक्षक दे सकता है। यस सर, तो जब एक बीज को मतलब अंकुरित होने के लिए उतने संघर्ष की आवश्यकता है, उतने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है, तो हमारे तो बच्चे जो हैं बिल्कुल नए मतलब कच्चे मिट्टी के घड़े के समान हैं, वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और हमारे विद्यालय तक आते हैं सर। तो हमें भी उन बच्चों को उसी बीज के समान देखना चाहिए जो कि मतलब उचित बीज है, ना कि भुना हुआ बीज। अगर उसमें हम कोई चांस नहीं लेंगे, कोई रुचि नहीं लेंगे, तो एक भुना हुआ बीज अगर वो बन जाता है तो आगे जाकर एक सच्चा नागरिक को नहीं बन सकता, ना उस पर एक क्या कहें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि कोई इंसान नौकरी करे सर, लेकिन एक सफल मानव वो नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें संघर्ष करने की क्षमता हमने बचपन से डाली ही नहीं। वो अपने बच्चे हों, विद्यालय के बच्चे हों, आसपास के बच्चे हों, जो भी बच्चे हों एनीबॉडी, तो सर सारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उस बीज और वो तितली जो है, दोनों बहुत सार्थक साबित हो रहा है सर। और मेरी कोशिश होती है हमेशा, विद्यालय में मैं साइंस पढ़ाती हूँ, तो उसको पेड़ पौधे का चित्र को दिखाकर या बीजों को अंकुरित करके, जैसे चना है सर, वो तो घर में अंकुरित होता है सर, सारे बच्चे देखते हैं, उसको भी ले जाकर देखते हैं। ये थोड़ा सा देहाती इलाका के भी बच्चे शेखपुरा पढ़ने आता है, शेखपुरा कोई खास छोटा सा जिला है सर, इसलिए सर बच्चे सब इस बात से सहमत है। मैं सहमत हूँ सर आपकी बातों से कि बच्चे एकदम स्वस्थ बीज के समान होने चाहिए और हम शिक्षक उनके अनुकूल वातावरण के हों।
वेरी गुड। नमस्कार सर। आपके आपके विचार बहुत अच्छे हैं पुष्पा जी। और हमें गर्व होता है कि देश में आप जैसे लाखों शिक्षक हैं, और लाखों शिक्षक हैं तो आज सारा देश अगर कहीं खड़ा है ना नैतिकता के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, तो सच बात यह है कि जो आप जैसे लाखों शिक्षक देश में हैं उनकी वजह से ही खड़ा है। इसलिए हम हृदय से सलाम करते हैं उन तमाम शिक्षकों को जो ये भाव रखते हैं। और इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि हम बहुत दृढ़ता से इस बात में विश्वास रखते हैं कि अगर हम शिक्षक को बदलने में कामयाब रहे तो देश स्वयं बदल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे बदलने से रोक नहीं सकती है। शिक्षक का बदलना बहुत आवश्यक है। शिक्षक में परिवर्तन बहुत जरूरी है कि वो ये स्वीकार करे, बस इतनी सी बात स्वीकार कर ले कि हाँ मैं परिवर्तन करता हूं, मैं इस देश को बदल सकता हूं। ये एक भाव अगर शिक्षक में उत्पन्न हो जाए, पूरे देश के सारे शिक्षकों में, यकीन मानिए पुष्पा जी, उसी दिन से देश का भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। आज जितने भी लीडर हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने बहुत सारे लोग हैं जो जिन पदों पे बैठे हैं, अगर आज वहाँ कोई भ्रष्टाचार है, नाकारापन है, कुछ है, तो आपको बुरा लगे या भला लगे, लेकिन वो शिक्षा की वजह से है, वो शिक्षक की वजह से। सर शायद उसको भ्रष्ट बनाने में हम लोगों का भी काफी योगदान होता है हाँ, सर। मैं वही वो बात एक कह रहा मुहर, हूँ। सुनिए, एक मुहर लगाते हैं किसी मतलब जाति आवासीय आय कुछ प्रमाण पत्र बनाते हैं तो एक मुहर मारते हैं और बोलते हैं मुझे 50 रुपए चाहिए। मैंने पूछा उनसे कि आपको 50 रुपए किस बात का चाहिए, क्या सरकार आपको तनख्वाह नहीं दे रही? अगर दे ही रही है तो फिर मुहर मारने का पैसा मैं आपको क्यों दूं? हाँ, क्यों दूं? आपने पैसा नहीं दिया तो उसने मोहर ऐसा नहीं, तो नहीं मारी, मोहर मार के नहीं, दिया होगा ना। हाँ मार के दिया। तो बस मैंने कहा ये कि आपकी नौकरी है। जैसे हाँ मैं बच्चों को देती हूँ सर, सर्टिफिकेट देती हूँ, 8 क्लास का सर्टिफिकेट देती हूँ, तो मुझे बच्चों से क्यों पैसा लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। और बच्चे तो बच्चे हैं ना सर। बिल्कुल। तो मैं वही हेलो कह रहा था। हाँ हाँ बोलिए। सर, मुझे भी 2 मिनट का समय चाहिए। हाँ बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी बोलिए, मेरे सर, मैं पास है चुप अभी। नहीं था। मैं मतलब सुन रहा था, मौके की तलाश में था, और जब मौका मिला तो मेरा मोबाइल सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। मैं बोलिए। संघर्ष की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपका हाँ सजेशन भी चाहता हूँ इसमें। बोलिए। मैं एक इस तरह के संघर्ष को झेल रहा हूँ कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग, मैं ये चाहता हूँ कि जो संघर्ष बच्चों को आवश्यक है, या जो मेहनत उनको मेहनत के रूप में भी अगर उसे देखे, कि जो मेहनत बच्चों को जरूरी है वो मैं देने का प्रयास करता हूँ कि वो मेहनत करें। जैसे इधर हमारे तरफ का जो माहौल है, या जिस जगह मतलब जिस जगह से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, उस जगह का जो माहौल है वो ये है कि यहाँ पर स्कूल के साथ साथ कुछ कोचिंग, कुछ ट्यूशन इंस्टीट्यूशन भी खुल गए हैं जो स्पून फीडिंग का काम कर रहे हैं बच्चों को। अब बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं ये भी सुना हूँ, गार्जियन, इवन बहुत सारे शिक्षकों के मुंह से सुना हूँ कि इस कोचिंग का बच्चा, या इस स्कूल का, इस फलने ट्यूशन का बच्चा टॉप कर गया या ये अच्छा नंबर लाया, वहाँ का टीचर बहुत मेहनत करता है। मैं पूछा कि टीचर क्यों मेहनत करेगा भाई? मेहनत तो बच्चों को करनी है, टीचर को तो सिर्फ मेहनत करवानी है, लेकिन मेहनत तो बच्चों को करनी है। तो नहीं, वहां पर वास्तविकता भी वही है कि टीचर ही मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। और इसको अगर मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं तो मैं तो कहूं कि वो पूरी तरह से स्पून फीडिंग है। और हमारे साथ संघर्ष, ये मेरा संघर्ष है कि बच्चे सुबह उठते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, या ट्यूशन से आ रहे हैं तो ट्यूशन से उनकी छुट्टी तब होती है जब स्कूल का समय होता है, उसके कारण स्कूल में बच्चे लेट होते हैं। बच्चा स्कूल में लेट हुआ, वहां पर उनकी पढ़ाई जाती है। या फिर शाम में भी वो ट्यूशन का समय इस तरीके से रखते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि हम जल्दी से घर जाएं, जल्दी से खाना खाएं, जल्दी से हमें ट्यूशन जाना है। बच्चे प्रेशर में रहते हैं। तो ट्यूशन का ऐसा माहौल, और ट्यूशन में क्या होता है कि जैसे गए, उनको 2 पन्ना 3 पन्ना लिखवा दिया गया, समझ उनकी कितनी बनाने का काम किया जा रहा है, ये इस पर ध्यान नहीं है। और गार्जियन भी यही देखते हैं कि बच्चे को 2 पन्ना पढ़ाया गया, वो ये नहीं देखते कि बच्चे की समझ क्या बन रही है। बच्चा 2 पन्ना पढ़ रहा है, ये वो देख रहे हैं। तो इस तरीके से, और मैं जब उनको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखो पढ़ क्या रहे हो, ये देखो, पन्ना मत गिनो कि हाँ तुम आज 10 पन्ना पढ़ लिए, 10 पन्ने से क्या होना है। तो ये एक संघर्ष है, जो एक संघर्ष तो वो भी मतलब एक स्पून फीडिंग के कारण हमारा संघर्ष उनके साथ चल रहा है,
और मैं जो चाह रहा हूँ कि जो संघर्ष बच्चे करें ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे राय चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए या कैसे इसको समझना चाहिए। सर एक मिनट, सर एक मिनट, मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, इनका मतलब समर्थन करती हूँ मैं इनकी बातों का। अगर इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। एक अभिभावक मेरे पास भी आए सर, और उन्होंने मुझसे पूछा कि जो मेरा बच्चा कोचिंग में जाता है वो 8 क्लास का मैथ्स या 6, 7, 8 जो भी हो, तो वहां पे ये किताब ना 2 महीने में 6 पाठ पढ़ा दिया। मैडम आप क्या करती हैं जो अभी तक आप 2 ही पाठ में लटकी हुई हैं? मैंने उनको बड़े सलीके से, हमारे जितना समझदारी मेरी थी सर, मैंने उन्हें समझाया कि भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि एक बच्चे का एक सिलेबस होता है, किन किन अध्याय को किस किस महीने में पढ़ाना है और कितने दिनों में पढ़ाना है, मुझे ये निर्धारित करके सरकार ने दे रखी है इस बायोडाटा को। तो मुझे 2 ही पाठ पढ़ाना है क्योंकि 18 अध्याय है सर साइंस में, ठीक। तो अध्याय 18 है, तो अगर मान लिया जाए कि इसको 1 महीने में ही या 2 महीने में ही कोई ट्यूशन वाले आपको पूरी कर देते हैं, तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की क्या आवश्यकता थी सरकार को? प्लस हमें जो 60,000, 70,000, 90,000 रुपए दे रही है सरकार, ये किस बात की दे रही है? अगर मुझे भी, मेरे में भी क्षमता है कि मैं आपके बच्चे को पूरी किताब साइंस की पढ़ा दूं 1 ही महीने में, लेकिन बच्चे क्या सीखेंगे? एक दिन सर उन्हें पढ़ाना होता है, बात बात पे उन्हें समझाना होता है, प्लस उसमें फिगर्स हैं सर, फिगर्स भी, ड्राइंग भी बनाना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने प्रकाश का प्रवर्तन समझाया सर, प्रकाश पाठ है, प्रकाश का खेल, ठीक, तो मैंने प्रकाश को समझाया सर, तो एक दर्पण जो है उस पर प्रकाश पड़ रहा है, परावर्तन तो होगा। तो जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है सर, तो मैं बच्चे को अगर बता दूं कि I बराबर R, तो बच्चे नहीं समझेंगे। I बराबर R है सर, अगर इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दोनों है। लेकिन मान लिया जाए कि मैं बच्चे को ऐसे कहकर निकल गई, तो बच्चे समझेंगे नहीं, ठीक है। तो मैं तो उसको बोर्ड पर बताऊंगी सर, आपतित किरण है, आपतन कोण है, अभिलंब है, आपतन बिंदु है, ये दोनों मिल रहे हैं तो कौन सा आपतन कोण होगा, कौन सा परावर्तन कोण होगा, तो सर इसे तो मुझे समझाना होगा उनको। और ट्यूशन वाले तो सर घड़ी देख करके टाइम अपना पूरा कर लेते हैं, गार्जियन को लगता है कि मेरा बच्चा तो ट्यूशन में ही सब कुछ सीख लिया। मुझे कोई नहीं जानते सर, मेरे बच्चे जब हाई स्कूल में जाते हैं, बगल में एक मुरारका कन्या विद्यालय है सर, जो उच्च विद्यालय है +2, तो उसमें जब बच्चे जाते हैं, बच्चे साइंस पढ़ते हैं, तो वहां पर पूछा जाता है कि मतलब साइंस तुम्हें किसने पढ़ाया, तो मेरा नाम लेती है पुष्पा मैडम। मैं एक दिन SBI बैंक में खड़ी थी सर लाइन में, मुझसे पूछा गया कि आप शिक्षिका हैं? हमले आपको क्या लगता है? तो बोले कि हाँ लगता तो है। हमने कैसे? तो हमरे से पूछे कि आप ही का नाम पुष्पा कुमारी है, आप बसंती कनेक्ट शिक्षिका? यस सर। तो उन्होंने बताया कि आपके बारे में बच्चे आपकी काफी तारीफ करते हैं। मैं ये नहीं कहती सर कि बच्चे मेरी तारीफ करें, मैं कुछ नहीं चाहती ऐसा कि बच्चे मेरी तारीफ करें, लेकिन सर ये अभिभावक का बात जो एक आपके शिक्षक बंधु मेरे बोले हैं, वो बिल्कुल सत्य बोले हैं। ऐसा गार्जियन बोलते हैं सर, लेकिन मैंने तो अपने स्तर से समझाया सर, अब आप अपने स्तर से हमें समझाइए, हम शिक्षकों को। देखो, इनफैक्ट जितने भी अभिभावक हैं, और खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल में जिनके बच्चे जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी कम है, और जीवन तत्व के बारे में भी वो बेचारे नहीं जानते। उनकी गलती नहीं है, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके लिए माहौल ऐसा नहीं मिला कि वो सीख सकें वो सारी चीज़ों को। और जहाँ तक ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे साथ भी ये समस्या थी कि बहुत सारे बच्चे जो क्लास में कुछ भी नहीं जानते थे, जो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते थे, उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते थे। ट्यूशन्स वाले लोग क्या करते हैं कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर तैयार करा देते हैं, उनमें से वो कुछ, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो पिछले शायद क्वेश्चन देख के उनमें से सेट करते होंगे, तो वो इस तरह से तैयारी करते हैं कि बच्चा मार्क्स ज़्यादा ले आए, तो वो अपना प्रचार कर सकें, अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकें कि वो दुकानें हैं, स्कूल नहीं है। सच बात तो ये है कि जो स्कूल हैं वो तो आपके द्वारा संचालित हैं, जो ट्यूशन लोगों को पढ़ा रहे हैं वो स्कूल नहीं है, वो दुकानें। ये अभिभावक को समझना चाहिए। और अगर बच्चे के केवल और केवल मार्क्स ज़्यादा ले आए, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ वो क्लर्क तो बन सकता है कहीं, लेकिन
एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, अच्छा वैज्ञानिक नहीं बन सकता, अच्छा नेता नहीं बन सकता, अच्छा अधिकारी नहीं बन सकता। वो सब वही बनते हैं जो समझ के साथ अपना पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। और अगर आपसे कोई आशा रखता है तो कि एक महीने में आप 6 चैप्टर पढ़ा दें, आप तो 2 ही पढ़ाते हैं, तो उन्हें समझाइए कि मेरी क्लास में 40 से 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, उनका सबका स्तर अलग अलग है। आपके बच्चे जो वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं उनका एक स्तर तो समान है कि आप पैसे वाले लोग हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं जी। लेकिन उनका वो डिफरेंट स्तर के बच्चे नहीं है उनके पास, इसलिए वो बच्चे वहाँ, और आपके पास 50 बच्चे 60 बच्चे हैं, उनके पास 10 बच्चे हैं 15 बच्चे हैं। इसलिए हम उन 60 बच्चों का ध्यान रखते हुए, अपना सिलेबस ध्यान रखते हुए, वो कितने बच्चे समान रूप से ग्रहण कर रहे हैं। होशियार बच्चा हो सकता है कि एक दिन में ग्रहण कर ले, लेकिन जो बहुत थोड़ा कमजोर बच्चा है वो हो सकता है कि 3 दिन में करे। तो हमें तो 3 दिन में उसे समझा के भी आगे बढ़ना है। इसलिए गवर्नमेंट ने या जो भी शिक्षाविद हैं उन्होंने जो डिसाइड किया है कि इतने समय में इतना पढ़ाया जाना चाहिए, उसमें ये भी एक फैक्टर है कि आपके क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं और किस स्तर के बच्चे हैं, किस मानसिक स्तर के बच्चे हैं। जैसे समावेशी शिक्षा में गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, तो विकलांग बच्चे हैं, देवांग बच्चे हैं, उन सब सारे बच्चों को भी साथ लेके चला जाए, तो निश्चित रूप से शिक्षक को उनका भी ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सूर्य प्रकाश जी, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस डगर पे हैं वो एक सच्ची डगर है, और बहुत सारी बाधाएं आती हैं जीवन में जो आपको आकर्षित करती हैं अपने पद से हटने के लिए। नहीं हटना है, क्योंकि अगर हमने ये निश्चित कर लिया है कि हमारा पद सही है तो हम निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंचेंगे और उन बच्चों को पहुंचाएंगे जो हमारे साथ काम करते हैं। समय हो गया है, 11 बज गए हैं और मेरा समय समाप्त हो गया है। इसलिए मैं सभी लोगों का जो आज हमारे साथ जुड़े उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। जी, नमस्कार।